हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपके यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं। तो इसमें हम बाल विकास को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यह पेपर आपका 18 नवंबर 2018 की परीक्षा है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, इसके हम 30 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आपको यहाँ पे जो मैंने 2019 है उसका पेपर करा दिया है, तो मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैंने यहाँ पे आपकी जो हिंदी है, हिंदी को लगभग कंप्लीट करा ही दिया है। मैं यहाँ पे ईवीएस की बात करूँ, जो आपकी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, इनको मैंने यहाँ पे कराना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बाल विकास को समझते हैं, यह हमारी क्लास दूसरी है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ, यह जो आपकी सब्जेक्ट हैं, यहाँ पे यूपी टेट में आपकी 5 सब्जेक्ट आती हैं और पांचों सब्जेक्ट आपकी 30-30 नंबर की आती हैं। तो आपके टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, और 150 ही आपको यहाँ पे क्या मिलती हैं, इस एग्ज़ाम के लिए आपको मिनट मिलती हैं। और इस एग्ज़ाम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है। तो आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। अगर आप जनरल में हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे 90 नंबर लाना होता है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी अदर कैंडिडेट हैं तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 82 नंबर लाना होता है। इतना आपको यहाँ पे करना है, तो आपका यूपी टेट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको फोकस करना है, और आपका जो सिलेबस दे रखा है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है। ठीक, तो आपको ये सभी कर लेना है, तो आपका यूपी टेट अच्छे से निकल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका, आपको बताना है कि कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना, क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, कोहलर के माध्यम से आपको बताना है। तो कोहलर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह कौन थे, क्या थे, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो कोहलर ने प्रयोग किस पर किया था, चिंपैंजी पर किया था। चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। जो आपका चिंपैंजी था वह क्या था, एक भूखा बंदर था, भूखा बंदर था। तो जो कोहलर हैं इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। इनके सिद्धांत के और भी अलग अलग नाम हैं, जैसे मैं बात करूं समग्रवाद का सिद्धांत, अवयवीवाद का सिद्धांत। तो इनके कई सिद्धांत के नाम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको यह समझना है कि कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि जो सीखना है अधिगम के बारे में। तो ऑप्शन 1 आता है कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। जो आपका सीखना है यह एक ऐसी स्थिति है जो आपका जो व्यक्ति है वह क्या है, पशु से श्रेष्ठ है। ऑप्शन 2 आता है स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। ऑप्शन 3 आता है संज्ञानात्मक संकार्य है। ऑप्शन 4 आता है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। तो यहाँ पे कोहलर के अनुसार बताना है कौन सा आंसर सही हो जाता है। तो इसका सही आंसर है कि यह क्या है, यह एक संज्ञानात्मक संकार्य है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, और मैं इनके सिद्धांत की बात करूँ तो इनके सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि अंतर्दृष्टि और अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक, सूझ के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि किसी भी एक नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी हम किसी भी एक नई भाषा को सीखते हैं तो उसका प्रारंभ हमें कहाँ से करना चाहिए, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन 2 आता है कि वाक्यों के निर्माण से। ऑप्शन 3 आता है कि शब्दों के निर्माण से। ऑप्शन 4 आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए हमें कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए, यह बात बतानी है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 कि जो अक्षर और शब्दों हैं उनके मध्य में जो सहचर्य होता है उनके माध्यम से हम क्या करते हैं, नई भाषा को सीखते हैं। शब्दों के सहचर्य के माध्यम से हम नई भाषा को सीखते हैं। यह आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 आता है। यहाँ पे बताना है कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का यानी किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं।
तो यह बतानी है। समावेशी शिक्षा की मैं बात करूं, इंक्लूसिव एजुकेशन की मैं बात करूं, तो यह समावेशी शिक्षा होती क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मतलब होता है यहाँ पे सभी के लिए समान शिक्षा। क्या होता है? सभी के लिए समान शिक्षा। सभी के लिए समान शिक्षा होता है, यानी कि यहाँ पे जो आपके विशिष्ट बच्चे होते हैं, कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं, तो उन्हीं के लिए क्या करना, एक समान शिक्षा देना, उनको समान शिक्षा का अधिकार है। इसको हम यहाँ पे समावेशी शिक्षा को डीएलएड के 3rd सेमेस्टर में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो समावेशी शिक्षा है होती क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 आता है आपका कि केवल विशिष्ट छात्रों के लिए है, सामान्य और विशिष्ट छात्रों के लिए है, या फिर केवल सामान्य छात्रों के लिए है, या फिर बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए है। तो समावेशी शिक्षा का मतलब मैंने आपको यहाँ पे बताया है होता क्या है। तो सभी के लिए समान शिक्षा, यहाँ पे आपके केवल दिख रहा है, बिल्कुल आपका नेगेटिव हो जाता है, आपको देख के ही कट कर देना है। ठीक, सामान्य और विशिष्ट छात्र, बिल्कुल बात सही है। यहाँ पे भी आपका केवल दिख रहा है आपको, यह भी बात बिल्कुल गलत होती है। बहुभाषी और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए तो यह बात गलत हो जाती है कि यहाँ पे सामान्य बच्चे भी होने चाहिए। कैसे बच्चे? सामान्य बच्चे भी होने चाहिए, प्रतिभाशाली भी होने चाहिए, यानी कि हर वर्ग से आने वाले बच्चे होने चाहिए, पिछड़ा वर्ग से। और मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपके और भी बच्चे होते हैं जिनके जो थोड़े से विकलांग टाइप के होते हैं, तो सभी के लिए क्या समान शिक्षा देना, यही आपकी क्या कहलाती है? समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो इसका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 2 कि केवल सामान्य और विशिष्ट छात्र के लिए। क्या? सामान्य और विशिष्ट छात्र के लिए केवल आ गया, बिल्कुल गलत। केवल यहाँ पे गलत, बहुभाषी बिल्कुल गलत। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपकी अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता में कौन सा पद परिभाषित होता है। यानी कि जो आपकी यहाँ पे क्या है, गणित संबंधी समस्या है, यहाँ पे आपके यह जो विकार हैं इनके बारे में हमने यहाँ पे एक सेपरेट वीडियो में करा दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्या होता है, गणित संबंधी विकार होता है, अक्षमता होती है, तो यह होता क्या है। तो इसमें नीरसता संबंधी दोष होता है, पठन दोष होता है, गणना दोष होता है, या अप्रयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि गणित से संबंधित, कैलकुलेशन से संबंधित यहाँ पे कठिनाई हो रही है बच्चे को, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, यह आपका गणना दोष होता है। गणना दोष हम अंकों की क्या करते हैं, हम अंकों की गणना करते हैं। तो यही बात आपकी यहाँ पे सही हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है। गणना संबंधी यह आपका अधिगम अक्षमता है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात करते हैं जो आपका पठन विकार होता है, इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि यह जो गणना दोष होता है इसको हम डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया भी कहते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यानी कि यह कैलकुलेशन से संबंधी बेकार हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 आता है, आपको इसका आंसर बताना है यहाँ पे कि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पे समावेशी की सफलता के लिए यहाँ पे आवश्यक है तो क्षमता, निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी न होना, अलगाव, या फिर संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यह आपकी संवेदनशीलता होती है। क्या होती है? संवेदनशीलता होती है, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो निर्माण का अभाव की बात होती है बिल्कुल गलत होती है, भागीदारी न होना यह बात गलत होती है, अलगाव की बात हो रही है यह बात भी गलत होती है। तो यह क्या है? संवेदनशीलता। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, यहाँ पे बताना है कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो संवेग का तत्व आपको बताना है कौन सा नहीं है। संवेग की मैं यहाँ पे बात करूँ, संवेग होती क्या है, यह हमारे इमोशंस होते हैं। तो यहाँ पे हमने बात करते हैं कि कौन सा संवेग नहीं है। तो यहाँ पे व्यवहारिक, दैहिक,
संज्ञानात्मक या फिर संवेदी। तो कौन सा यहाँ पे आपका संवेग का तत्व नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होता है, यह आपका संवेदी होता है। क्या होता है? संवेदी होता है। यह आपका क्या नहीं है? एक संवेग का तत्व नहीं है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का एक सही क्रम बताना है, तो ऑप्शन बनाता है ज्ञान, अवबोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होता है। ऑप्शन 2 आता है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। ऑप्शन 3 आता है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध, ज्ञान। ऑप्शन 4 आता है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको बताना है कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको उसका जो सही क्रम है, क्या सही क्रम होता है, तो यहाँ पे यह बात बतानी है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 4। यह आपका ज्ञान होता है, अवबोध होता है, अनुप्रयोग होता है, विश्लेषण, संश्लेषण और आपका मूल्यांकन होता है। यही इसका क्या हो जाता है? बिल्कुल सही क्रम हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। और मैं इसकी बात करूं, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो क्रम दिया है यह किसने दिया है, तो यह आपके यहाँ पे ब्लूम हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? ब्लूम हो जाते हैं। और मैं इनके जो सिद्धांत की बात करूं, इनके उद्देश्य की मैं बात करूं, तो ब्लूम के उद्देश्य की मैं यहाँ पे बात करूं तो इनके 3 उद्देश्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी मैं यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आता है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र। क्या आता है? यहाँ पे आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र आता है। दूसरा आता है आपका यहाँ पे भावात्मक 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 क्षेत्र आता है। और थर्ड नंबर पर आपका आता है यहाँ पे मनोगत्यात्मक क्षेत्र। क्या आता है? मनोगत्यात्मक आता है, गत्यात्मक। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, यह क्षेत्र आता है। तो इनके यह 3 उद्देश्य हो जाते हैं, किसके? संज्ञानात्मक क्षेत्र के। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि यह जो क्षेत्र का यह जो आपका यहाँ पे यह दिया है, तो कब दिया है, तो यह आपका यहाँ पे 1956 में दिया है। 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र का उद्देश्य दिया है। और इन्होंने यह उद्देश्य आपका 6 क्रमों में बांटा है, यानी 6 भागों में बांटा है। 6 भाग आपके ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, यह आपके 6 आपके यहाँ पे उद्देश्य हो जाते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? यह आपके 3 क्या हो जाते हैं? 3 आपके यहाँ पे क्षेत्र हो जाते हैं, उद्देश्य के क्षेत्र होते हैं। और 6 आपके उद्देश्य हो जाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। यह सिद्धांत आपका BS ब्लूम ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। कौन इसमें से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण या फिर वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, तो क्या यहाँ पे अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होता है स्वेच्छाचारी। क्या होता है? स्वेच्छाचारी होता है, यह एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं होती है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 9 आता है, इसका आंसर आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे बताना है कि जो अभिप्रेरणा, जो आपकी अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है, इसका प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। मोटिवेशन का जो प्रत्याशा सिद्धांत है यह किसके द्वारा दिया गया है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो यह आपके विक्टर ब्लूम हो जाते हैं, विक्टर ब्लूम होते हैं, मास्लो होते हैं, हर्जबर्ग होते हैं या फिर आपके स्किनर होते हैं। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत दिया है, तो प्रत्याशा सिद्धांत किसने दिया है, तो यह आपके विक्टर ब्लूम हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? विक्टर ब्लूम हो जाते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? और इस सिद्धांत की मैं बात करूँ तो यह सिद्धांत दिया कब था, तो यह आपका
1964 में सिद्धांत दिया था। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत है, जो प्रत्याशा सिद्धांत है, यह 1964 में दिया था। किसने दिया था? विक्टर ब्रूम ने दिया था। यहाँ तक बात क्लियर। स्किनर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? इन्होंने चूहे और यहाँ पे कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 आता है। आपको यहाँ पे बताना है कि अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो यह आपका वैयक्तिक होता है, सामाजिक अंतःक्रिया होता है, या फिर आपका सूचना प्रक्रियाकरण होता है, या फिर व्यवहार परिमार्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर आपको बताना है कि जो आपका अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान होता है यह किस परिवार से संबंधित होता है? तो यह आपका सूचना प्रक्रियाकरण से होता है। किससे होता है? सूचना प्रक्रियाकरण से इसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे बताना है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए, किसके लिए? कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? तो यहाँ पे बताना है कि कौशल है वह अंतरण एक गति है, न कि एक उद्देश्य। ऑप्शन 2 आता है कि रेखीय अभिक्रम है। ऑप्शन 3 आता है कि साखीय अभिक्रम है। ऑप्शन 4 आता है तैयारी और अर्जन है। तो कौशल के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी हो जाता है, यह बात आपको यहाँ पे बतानी है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यह कौशल अंतरण क्या है? एक गति है, न कि उद्देश्य है। यहाँ तक बात क्लियर। कौशल है यह आपके, कौशल स्थानांतरण है यह आपकी एक गति हो जाती है, ना कि आपका उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 आता है। आपको इसका आंसर बताना है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? शिक्षण का सूत्र नहीं है वह बताना है। तो सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो इसमें आपका कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। यह आपका निगमन से आगमन की ओर, यह आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। निगमन से आगमन की ओर यह शिक्षण सूत्र नहीं है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। यह जो शिक्षण के सूत्र होते हैं सरल से कठिन की ओर होता है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, यह आपके शिक्षण के सूत्र होते हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है। यहाँ पे बताना है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो यह आपकी प्रतिपुष्टि होती है, शिक्षण होता है, योजना बनाना होता है, या फिर आपकी प्रस्तावना होती है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है योजना बनाना। क्या बनाना? योजना बनाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 सही आंसर होता है। हम क्या करते हैं? हम योजना बनाते हैं। यहाँ पे आपसे प्रथम पद पूछा है, प्रथम चरण पूछा है, तो पहले हम क्या बनाएंगे? योजना बनाएंगे। फिर उसके बाद में शिक्षण आता है, फिर उसके बाद में प्रतिपुष्टि आती है, फिर आपका पुनः नियोजन आता है, फिर पुनः शिक्षण, फिर पुनः प्रतिपुष्टि आती है। इस तरीके से आपका यह चक्र चलता है। जो सूक्ष्म शिक्षण होता है इसका चक्र चलता है, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक। और मैं इस चक्र की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह किसने दिया था? तो यह आपका AWLN ने दिया था। किसने दिया था? AWLN ने दिया था। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका कि निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है कौन है? तो यह आपका पृथक्करण होता है, अनुप्रयोग होता है, तुलना होती है, या फिर आपका अन्वेषण होता है। तो निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? तो इसका सही आंसर होता है यह आपका अन्वेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होता है। क्या होता है? यह आपका अन्वेषण होता है। यह आपका क्या है? यह आपका बौद्ध स्तर में शामिल है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर
4। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 15 आता है। यहाँ पे बताना है कि शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, कब संभव होगा? जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, या फिर आपका स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, या फिर आपका अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर बताना है। तो यहाँ पे आपको सही उत्तर चुनना है। ए और सी सही है, ए और बी सही है, बी और सी सही है, या ए बी सी तीनों सही हैं। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे, यह आपके तीनों के तीनों सही हो जाते हैं। ए बी सी ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपके ए बी सी तीनों सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आता है। यहाँ पे बताना है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, तो निम्न में से किस संवेदना के द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? तो यह आपका दृष्टि संवेदना है, स्पर्श संवेदना है, ध्वनि संवेदना है, या फिर प्रत्यक्षणा संवेदना है। तो इसका आंसर बताना है कि एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर के किसी ने उस बच्चे को बुलाया है। तो यहाँ पे यह बताना है कि कौन सी इसमें संवेदना हो जाती है। तो बच्चा है वह उस चीज़ को सुन करके या देख करके या फिर स्पर्श करके उस चीज़ को महसूस कर रहा है और फिर अपनी प्रतिक्रिया देता है। तो यह आपका क्या होता है? यह आपकी ध्वनि संवेदना होती है, क्योंकि बच्चे को क्या दी, यहाँ पे बच्चे को नाम लेकर के बुला रहा है। तो यह आपकी क्या हो जाती है? यह आपकी ध्वनि संवेदना हो जाती है, ध्वनि संवेदना हो जाती है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है। आपको बताना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? पियाजे के सिद्धांत के अनुसार आपको यहाँ पे बताना है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। तो यह 4 से 8 साल होती है, जन्म से 2 साल होती है, 2 से 7 साल होती है, या फिर 5 से 8 साल होती है। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार जो आपकी प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है वह क्या होती है? तो इसका सही आंसर होता है यहाँ पे आपका, यह आपकी क्या हो जाती है? 2 से 7 साल हो जाती है। कितनी होती है? 2 से 7 वर्ष होती है। और मैं यहाँ पे बात करूँ, जो जन्म से 2 वर्ष होती है यह कौन सी होती है? तो यह आपकी यहाँ पे संवेगात्मक अवस्था होती है, संवेगात्मक अवस्था होती है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। संवेगात्मक अवस्था जन्म से 2 साल होती है, 2 से 7 साल आपकी जो आपकी प्राक संक्रियात्मक होती है। उसके बाद आपकी मूर्त आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष होती है। फिर इसके बाद में आती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी 11 से 15 वर्ष होती है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? किसके अनुसार है यह? पियाजे के अनुसार है। जीन पियाजे हैं आपके, यह आपके स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने अपने बच्चों की अवस्थाओं में जो परिवर्तन हुआ था उनको इन्होंने खोजा था। क्वेश्चन नंबर आपका 18 आता है कि निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन सी बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो भविष्य की योजना की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, या काल्पनिक भयों का अंत। तो यहाँ पे बताना है निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं होती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, यह आपकी भविष्य की योजना की क्या सूझबूझ, यह विशेषता बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बाकी की आपकी यहाँ पे यह बाल्यावस्था की क्या होती हैं? बौद्धिक विशेषताएं होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 आता है। इसमें से यानी कि इसमें बताना है इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध नहीं है? तो पावलोव होते हैं, बिने होते हैं, चॉम्स्की होते हैं, या फिर मास्लो होते हैं। तो इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होता है भाषा विकास की। मैं यहाँ पे बात करूँ तो भाषा विकास के लिए कौन जाने जाते हैं? तो यह आपके
चॉम्स्की जाने जाते हैं। भाषा विकास के लिए आपके चॉम्स्की जाने जाते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है कि जो आपका भाषा विकास होता है इसके लिए कौन है, इसके जो जनक होते हैं यह आपके चॉम्स्की होते हैं। कौन होते हैं? चॉम्स्की होते हैं, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 20 आता है। आपको इसका आंसर यहाँ पे बताना है कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो थार्नडाइक ने सिद्धांत को कौन से शीर्षक से सिद्ध किया है? तो संज्ञानात्मक, अधिगम के प्रयास एवं भूल, संकेत अधिगम या फिर स्थान अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है कि थार्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है। तो यह आपका सही आंसर होता है अधिगम के प्रयास व भूल के सिद्धांत से थार्नडाइक ने अपना यह सिद्धांत का शीर्षक दिया है। थार्नडाइक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपके अमेरिका के रहने वाले थे। यह आपके अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? प्रयोग इन्होंने बिल्ली पर किया था, भूखी बिल्ली पर इन्होंने प्रयोग किया था, इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आता है। यहाँ पे बताना है कि गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित है। तो यह आपका 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता होता है, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा होती है, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण होता है, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपको बताना है कि आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित होता है। तो यह आपका 8 से 10 वर्ष होता है, 8 से 10 वर्ष सामाजिकरण होता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे बताना है आपको पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? कौन सी हो जाती है आपकी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था? तो पियाजे ने आपकी यहाँ पे 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, इसलिए इनके सिद्धांत को हम अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। इनकी मैं बात करूं तो यह आपके स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। ठीक, तो यहाँ पे हम समझते हैं जो आपकी कौन सी अवस्था है, यहाँ पे इनकी तृतीय अवस्था के बारे में जानते हैं। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है या फिर आपकी संवेदनात्मक अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर होता है यह आपकी मूर्त अवस्था होती है, जो कि आपकी 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो अधिगम की इच्छा है, प्रेरणा है, रुचि है या फिर विषय वस्तु का स्वरूप है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पे आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4, यह विषय वस्तु का स्वरूप हो जाता है। क्या हो जाता है? विषय वस्तु का स्वरूप हो जाता है, यह आपका शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 आता है। यहाँ पे बताना है कि निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सामाजिक मूल्य की मैं यहाँ पे बात करूँ कौन सा हो जाता है? तो सहायता परक व्यवहार होता है, प्राथमिक लक्ष्य होता है, मूल प्रवृत्ति होती है या फिर आक्रामकता की आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर होता है आपका सहायता परक व्यवहार। क्या होता है? सहायता परक व्यवहार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है। यहाँ पे बताना है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो जो आपका पश्च अन्वेषण है और साधन साक्ष्य विश्लेषण है, तो किसके उदाहरण हो जाते हैं? यह आपके स्वतः शोध के होते हैं, एल्गोरिदम के होते हैं, मानसिक वृत्ति के होते हैं या फिर प्रकार्यात्मक स्थिरता के होते हैं। तो जो आपका पश्च अन्वेषण होता है, साधन साक्ष्य विश्लेषण होता है, तो इसका उदाहरण क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है यह आपका स्वतः शोध होता है। क्या होता है? स्वतः शोध होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है। आपको बताना है
कि सीखने के वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, गति, प्रगति, सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? तो यह आपका स्किनर ने कहा है, रॉस ने कहा है, एबिंगहॉस ने कहा है, या फिर एमएल बिग्गी ने कहा है। तो सीखने के वक्र अभ्यास के द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति, सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह बात किसने कही है? तो यह आपकी यहाँ पे इसका सही आंसर यहाँ पे आपका कोई नहीं होता है। इसके बारे में किसने कहा है? तो इसके बारे में गेट्स ने कहा है। इसके बारे में गेट्स ने कहा है। गेट्स की यह परिभाषा हो जाती है। तो यहाँ पर आपको सभी को स्टार मिला था, यानी सभी को क्या मिले थे? सभी को समान अंक यहाँ पे मिला था। इतना आपको ध्यान रखना है, सभी को समान अंक यहाँ पे मिला था। क्वेश्चन नंबर आपका 27 आता है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा थार्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो कौन सा थार्नडाइक के अधिगम में प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? तो सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या फिर तत्परता का नियम। तो अधिगम के सिद्धांत में जो आपके प्राथमिक नियम होते हैं, इनके दो नियम हैं, मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम में आपके 3 नियम आ जाते हैं, गौण नियम में आपके 5 नियम आ जाते हैं। तो यहाँ पे इस नियम की बात की गई है, कौन से वाले की? इसमें 3 नियम आते हैं, मुख्य नियम की बात की गई है। तो मुख्य नियम की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसमें आपको बताना है इन 3 नियमों में से कौन सा नियम नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होता है सहचर्य स्थानांतरण का नियम। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही होता है। यह आपका सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम नहीं आता है, बाकी आपके यहाँ पे यह तीनों आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 आता है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो तर्क पर देता है, व्यवहार पर देता है, चिंतन पर, या फिर अभिप्रेरणा पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताना है कि निम्न में से जो आपका अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, यह किसके अनुकूलन पर बल देता है? तो इसका सही आंसर है यह आपका व्यवहार पर बल देता है। किस पर बल देता है? यह आपका व्यवहार पर बल देता है। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या होता है? तो यह आपका समीपस्थ अनुबंधन होता है, नैमित्तिक अनुबंधन होता है, प्राचीन अनुबंधन होता है, या फिर चिन्ह अनुबंधन होता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो दूसरा नाम होता है वह आपका यहाँ पे नैमित्तिक अनुबंधन हो जाता है। नैमित्तिक अनुबंधन हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया किसने था? तो यह आपका स्किनर ने दिया था। किसने दिया था? स्किनर ने दिया था। इनके मैं प्रयोग की बात करूं तो इसने किस पर प्रयोग किया था स्किनर ने? तो यहाँ पे चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था, और इनके सिद्धांत का दूसरा नाम हो जाता है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? अधिगम की कौन सी विशेषता एक नहीं है? तो अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की क्या है? अभिवृत्ति है, या फिर अधिगम एक लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको बताना है कि कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर 1। यह आपकी अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यानी अधिगम का जो अवलोकन किया जाता है वह कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। यह आपकी विशेषता नहीं है। बाकी आपके यहाँ पे सभी गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपसे यहाँ पे नहीं वाला पूछा है। ठीक, चलिए यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। हम 2017 का पेपर करेंगे, और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मैंने जो यूपी टेट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं मैंने आपको एक बार कंप्लीट करा दिए हैं। आप लिस्ट में जा कर के देख लेना, और मैं आपको यहाँ पे दोबारा से इनको अच्छे तरीके से और भी अच्छे से इनका एनालिसिस करके इनको करा रही हूँ। 2011 से लेकर आपके
जो 21 की परीक्षा थी, जो 2022 में आपका जनवरी में री एग्ज़ाम हुआ था, उसको भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको इनको अच्छे से समझ कर चलना है और आपको अपनी तैयारी को अभी से स्टार्ट कर देना है। ठीक, मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।